अस्सलामुअलैकुम बच्चों, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफी एंड यू गाइस आर वाचिंग बायोमिस्ट्री। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज़ आप लोगों के लिए, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज टेस्ट जो बेसिकली बायोलॉजी के होंगे। और पीएमडीसी एमडीकैट के अंदर पीएमडीसी एमडीकैट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, पीएमडीसी एमडीकैट सिलेबस के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, मेरी कोशिश होगी कि इन तमाम चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट, इन तमाम चैप्टर्स के क्वेश्चंस, इन तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको वीडियो की सूरत में प्रोवाइड किए जाएं और एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। अब इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सर इंपॉर्टेंस क्या है, वाई वी शुड डू दिस, क्यों करें। देखो, सबसे पहली बात, एमडीकैट के अंदर अगर मैं 2026 की बात करूं तो इस वक्त एमडी कैट के सिलेबस के अंदर तकरीबन 45% जो वेटेज है एमडी कैट के पेपर के अंदर, वो सिर्फ बायोलॉजी का है। यानी कि अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर लेते हो बायोलॉजी के अंदर, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए हैं बायोलॉजी के अंदर एंड दे आर नाउ स्टडिंग इन मेडिकल कॉलेज। एंड अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर लेते हो, जो कि बहुत आसान है, बस शर्त इतनी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, शर्त इतनी है कि आपने प्रैक्टिस किए हो क्वेश्चंस, शर्त इतनी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर करना चाहते हो तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। तो बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप आराम से 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर सकते हो। अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशंस आपको मुश्किल लगती होंगी, लेकिन बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है एमडीकैट के लिए जो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी होता है। और जब आपका इंटरेस्ट होता है तो आपके लिए 81 आउट ऑफ 81 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती। देखो, अब इस पूरी सीरीज को करवाने का मतलब क्या है, इस पूरी सीरीज को करवाने का मतलब यह है कि आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके ये देखो कि आप कहां स्टैंड करते हो। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे तो हो सकता है वहां पे आपको क्वेश्चन ना समझ में आए कोई, और आपके पास कोई वीडियो सॉल्यूशन भी ना हो। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आपने करना यह है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने सिंपली जो है वो अपने साथ एक नोट्स की कॉपी खोल के रखनी है, और हर क्वेश्चन के एंड के ऊपर, फॉर एग्जांपल अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 नजर आएगा, तो आपने क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है, और वीडियो को पॉज करके खुद उसका सॉल्यूशन करना है। अगर आप उसका सॉल्यूशन कर लेते हो एंड वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आता है कि सर ये तो मेरा बिल्कुल ठीक हुआ, इसका मतलब है वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। और अगर लेट सपोज आपने उस क्वेश्चन को गलत किया है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको बहुत डिटेल में चीजें समझ में आ रही होंगी, और उसी क्वेश्चन के अंदर उस पूरे क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब सवाल ये होता है कि सर मैं सिंध का हूं, पंजाब का हूं, बलूचिस्तान का हूं, केपी का हूं, गिलगित का हूं, क्या मेरे लिए ये सीरीज काफी होगी, क्या मैं इस सीरीज को देख सकता हूं? देखो बेटा, इस पूरी सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तमाम बोर्ड्स को मलहूज़े खातिर रखते हुए, तमाम बोर्ड्स को देखते हुए बनाए गए। तो आसान जबान में अगर मैं बात करूं तो सिंपल में, आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आया आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो, बलूचिस्तान से रखते हो, केपीके से रखते हो या सिंध से रखते हो, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपके लिए अपना एग्जाम देना बहुत हद तक आसान हो जाएगा। तो आप आराम से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी किस्म की कोई मसले मसाइल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
कोशिश करो कि इसको साथ साथ सॉल्व करो। अब होगा क्या, देखो एमडी कैट के अंदर एक वाहिद रास्ता जिससे आप स्कोर कर सकते हो वो एमसीक्यूज का आंसर करना ही है। और अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका नहीं आता, एमसीक्यूज को मार्क करने का तरीका नहीं आता, कॉन्सेप्ट लगाने का तरीका नहीं आता, तो अल्टीमेटली आप स्कोर इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। और असल गेम तो बायोलॉजी का है। 81 अगर आपके नंबर आ गए तो पीछे जो नंबर बचते हैं उनको लेना काफी हद तक आसान हो जाता है, यानी कि आपका 40% तो सीधा सीधा यहां से सीधा हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपके लिए बहुत हद तक आसानी हो जाती है। तो बताने का मकसद ये कि आपने कोशिश करनी है कि इस पूरी सीरीज को एंड तक देखना है, और मेरी कोशिश होगी कि तमाम चैप्टर्स जो एमडी कैट के अंदर इंक्लूडेड हैं उन तमाम चैप्टर्स के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किए जाए, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपकी प्रैक्टिस, आपके कॉन्सेप्ट इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले, और ये जो चैप्टर है इसका नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन और डाइजेशन। अब ये जो चैप्टर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं और डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और ये चैप्टर इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर वैसे भी देखने को मिलते हैं। तो इट मीन्स दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो अगर आप इस पूरे लेक्चर को, इस पूरे वीडियो को बहुत आराम से देख लेते हो एंड साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका इस चैप्टर का जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और आप इन तमाम टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकोगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन ये कहता है कि पेटाइलिन, जैसे टाइलिन आप कह रहे हो, इट इज सिक्रीटेड बाय, कौन सिक्रीट करता है? देखो टाइलिन या पेटाइलिन जिसे आप कह रहे हो, इट इज सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, इट इज सलाइवरी अमाइलेज। तो इसका काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, स्टार्च को डाइजेस्ट करना, माल्टोज और आइसोमाल्टोज के अंदर। तो सवाल ये होता है कि कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, नाम में ही बता रहा है स्लाइवा में आ रहा है। तो स्लाइवा कहाँ से आता है? स्लाइवरी ग्लैंड से। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा, दैट इज स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है? अगले सवाल में आपसे कह रहा है विच सब्सटेंस डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मतलब बैक्टीरिया को, जो खतरनाक किस्म के बैक्टीरिया है उनको मार ख़त्म कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप काइम को देखो तो काइम क्या है? काइम इज़ बेसिकली जब फूड जो बेसिकली स्टमक के अंदर है, जब वो आगे बढ़ता है तो वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाता है जिसे आप काइम कहते हो। तो इसका ताल्लुक तो उससे है ही नहीं। ठीक है, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन एक अलग चीज़ है। गैस्ट्रिन का ताल्लुक जो है वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन से है, तो ये भी नहीं हो सकता। सिक्रेटिन भी अगेन एक सब्सटेंस है जिसका ताल्लुक गैस्ट्रिक सिक्रीशन से समवॉट हो सकता है, या आपके पास डिफरेंट सब्सटेंसेस की सिक्रीशन से हो सकता है। असल इसका आंसर HCl है। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी आप फूड के साथ कोई भी बैक्टीरिया जा रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ जा रही है, तो जब वो स्टमक में जाएगा तो HCl उस बैक्टीरिया को, उस ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा HCl। ठीक है सर, आगे चले। अगले सवाल में आपसे कह रहा है अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन। अमाइनो एसिड कौन एब्जॉर्ब करता है? ठीक है, अब जब बात आती है अमाइनो एसिड की, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये दोनों चीज़ें जो है वो आपके पास डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज जो होती है विलाय की, ब्लड कैपिलरीज जो होती है विलाय की, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, अब होता ये कि इस तरीके से आपको विलाय मिल रहा है, इस विलाय के अंदर ये आपकी आ गई ब्लड कैपिलरी, और उसके अलावा यहाँ पे आपको मिल रहा है लैक्टियल वेसल, यानी कि बेसिकली लिम्फेटिक कैपिलरी। अब जितना भी कार्ब और प्रोटीन वाला पार्ट है वो तो इस ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जितना भी फैट वाला पार्ट है ना, वो हमेशा कहाँ एब्जॉर्ब होता है? वो एब्जॉर्ब होता है इस लैक्टियल के अंदर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो ब्लड कैपिलरी ऑफ विलाय बनेगा। आंसर इज ऑप्शन ए। लैक्टियल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली जो है वो फैट की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, तो ये नहीं हो सकता। आंसर इज ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच रिजर्व फूड इज कंज्यूम्ड बाय मैन ड्यूरिंग स्टारवेशन। जब स्टारवेशन का वक्त आता है
जब इंसान बेसिकली काफ़ी टाइम से नहीं खाया हुआ, तो कौन सा ऐसा फूड है जो आपकी बॉडी इस्तेमाल करती है? अब हमें पता है कि सबसे पहले जो बॉडी इस्तेमाल करती है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट जब ख़त्म हो गया तो ऑब्वियसली स्टारवेशन वाली कंडीशन है, तो अब जो बॉडी इस्तेमाल करेगी वो होगा लिपिड या फैट। तो आंसर स्टारवेशन के अंदर फैट हो जाएगा। प्रोटीन सबसे लास्ट के अंदर आता है, जब बिल्कुल ही कुछ नहीं बचता तो वो एक अलग सिचुएशन चली जाती है। आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, फैट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाय बाइल टेक प्लेस इन। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या है? मान के चलो एक फैट का बड़ा सा ड्रॉप मौजूद है। अब अगर आपने इस फैट के ड्रॉप को, दिस इज द ड्रॉप ऑफ फैट, ठीक है, अब अगर ये फैट का ड्रॉप है और इसको आपने डाइजेस्ट करना है, तो आपकी कोशिश ये होगी कि इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करे। लेकिन अब ये इतना बड़ा फैट का ड्रॉप है, इसका सरफेस एरिया कम है। अगर मैं किसी तरीके से इसको छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर दूं, कोई डाइजेशन नहीं कर रहा, जस्ट फैट के ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर रहा हूं, इस बड़े से फैट के ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर रहा हूं, इस प्रोसेस को आप कहते हो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और नॉर्मली ये बाइल करवा रहा होता है। तो बाइल का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाना। अब ये जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है ये कहाँ होती है? जाहिर सी बात है बाइल आता है डिओडरम के अंदर, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी कहाँ होगी? डिओडरम में होगी। तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। ऑल्दो डिओडेनम इज द पार्ट ऑफ इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन, बट यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर बनता है दैट वुड बी डिओडेनम। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है एंटेरोकाइनेस, एंटेरोकाइनेस स्टिमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। एंटेरोकाइनेस जो कि डिओडेनम से आ रहा होता है, ये एंटेरोकाइनेस क्या करता है? देखो, जब एंटेरोकाइनेस की बात करते हैं तो ये रिलीज होता है इंटेस्टीन के अंदर, तो इसका मतलब है पैप्सिनोजन, और पैप्सिन तो नहीं होगा, क्योंकि पैप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट करना ये काम है HCl का। पैप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट करना ये काम है HCl का। ओके, इसी तरीके से ये जो पैप्सिनोजन है ये तो स्टमक में होता है, तो यहाँ पे तो ये आंसर ही नहीं बन सकता। और पैप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करवाया जाता है एक्टिव फॉर्म में, जिसे आप पैप्सिन कहते हो। ऑब्वियसली ये आंसर नहीं बन सकता। अब या तो आंसर ट्रिप्सिन होगा या ट्रिप्सिनोजन होगा। तो सेम कहानी जो पैप्सिनोजन की है वहां यही वो कहानी है जो यहाँ पे भी लगती है। अब ये जो ट्रिप्सिनोजन है ये इनएक्टिव होता है। इस ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड अ सब्सटेंस एंड दैट इज कॉल्ड एंटेरोकाइनेस। तो आंसर यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन होगा। आंसर इज ऑप्शन डी। तो एंटेरोकाइनेस किसको स्टिमुलेट करता है? ट्रिप्सिनोजन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और किस में कन्वर्ट करता है? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। फर्क है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है द एंजाइम दैट कैटालाइजेस द चेंजिंग ऑफ इमल्सिफाइड ऑयल टू फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल। अब आपने इमल्सिफिकेशन कर ली। इमल्सिफिकेशन के बाद जो छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स हैं इनकी आपने डाइजेशन करवानी है और इन फैट्स को कन्वर्ट करना है दो चीज़ों में, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। असल में आपने क्या करवानी है? हाइड्रोलिसिस करवानी है। तो यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा वो एंजाइम होगा जो हाइड्रोलिसिस करवाता है लिपिड की। तो लिपिड की हाइड्रोलिसिस करवाने वाला एंजाइम पेप्सिन है नहीं, ये तो प्रोटीन पे काम करता है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। नो, सुक्रोज ये तो आपका एक ओलिगोसैकेराइड हो गया, डाइसैकेराइड हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। लाइपेज वुड बी द राइट आंसर क्योंकि लिपिड को डाइजेस्ट कर रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। कह रहा है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर फर्स्ट एब्जॉर्ब बाय। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को कौन एब्जॉर्ब करता है? तो मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को नॉर्मली लेके जाया जाता है लैक्टियल्स के अंदर। मेजॉरिटी लैक्टियल्स के अंदर, ठीक है। अब ये लैक्टियल्स हैं क्या? दे आर असल में लिम्फेटिक वेजल्स। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन है लिम्फेटिक वेजल्स। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है विच फूड सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब्ड विदाउट डाइजेशन। इनमें से कौन सा फूड सब्सटेंस ऐसा है जो बिना किसी डाइजेशन के एब्जॉर्ब हो जाता है?
प्रोटीन को जाहिर सी बात है डाइजेस्ट करना पड़ता है, अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, फैट को भी करना पड़ता है, मान लिया। इसी तरीके से अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो उसको भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो विटामिन्स बनेंगे, क्योंकि विटामिन्स जैसे ही आते हैं वो बॉडी में ऐसे ही एब्जॉर्ब होते हैं, उनको कोई डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। आगे चलते हैं। कह रहे हैं स्टमक इन वर्टिब्रेट इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन फॉर। अगर मैं स्टमक की बात करता हूं तो स्टमक में मेजरली किस चीज की डाइजेशन होती है? वर्टिब्रेट्स में। तो स्टमक में जो एंजाइम होता है उसका नाम है पैप्सिन, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है पैप्सिनोजन की फॉर्म में। अब ये जो पैप्सिन है ना, ये असल में डाइजेशन करता है प्रोटीन की। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा प्रोटीन, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। इस सवाल में आपसे कह रहा है विच वन डिफर फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ अदर थ्री। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकी तीन से मुख्तलिफ है, बाकी तीन से अलग है? तो अगर मैं बात करूं गैस्ट्रिन की, सिक्रेटिन की, ग्लूकागॉन की, ये तीनों हार्मोन्स हैं, लेकिन पिटाइलिन या टाइलिन जिसे आप सलाइवरी एमाइलेज कह रहे हो, ये जो है वो एक एंजाइम। तो ये तीन तो हार्मोन हो गए, ऑप्शन डी एक एंजाइम है, तो आंसर यहां पे ऑप्शन डी बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे सब्सटेंस विच आर नॉट रिलेटेड विद हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन से रिलेटेड नहीं है? अब अगर आप यहां देखो तो अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये क्या है? अमाइनो एसिड प्रोटीन से डाइजेस्ट करके आया, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करके ग्लूकोज फ्रक्टोज नाम की कोई चीज आए। अब हमें पता है कि चाहे आपका कार्ब्स हो, चाहे आपके प्रोटीन्स हो, ये तमाम के तमाम ब्लड वेजल में एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड वेजल में एब्जॉर्ब होकर हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में जाते हैं पहले, और फिर वहां से ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। दैट इज अ वेरी कॉमन बेसिक फिनोमेना। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका ताल्लुक भी हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन से, इसका ताल्लुक भी, इसका ताल्लुक किसका नहीं है? फैटी एसिड का, क्योंकि वो लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आंसर यहां पे ऑप्शन बी बनता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है फर्स्ट एंजाइम इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज। सबसे पहला एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है वो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाएगा, और कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन होती है वो हमें पता है स्टार्ट होती है माउथ में, क्योंकि माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड से आता है स्लाइवरी अमाइलेज, और ये स्लाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को स्टार्ट करता है माउथ में ही। तो पहला एंजाइम जो यहाँ पे काम करेगा दैट इज स्लाइवरी अमाइलेज। वेरी सिंपल, आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है द ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी वेयर ग्लाइकोजिनोलिसिस टेक प्लेस। ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब है ग्लाइकोजिन को तोड़ के आपने बनाना है ग्लूकोज। अब ये जो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाने वाला काम है, जाहिर सी बात है ये एक मेटाबॉलिक फंक्शन है, और हमें पता है ये लिवर में तो होगा क्योंकि लिवर इज द मेटाबॉलिक फैक्ट्री। साथ साथ ये मसल्स में भी होता है। तो लिवर और मसल्स में दोनों में जब भी ग्लूकोज की कमी बॉडी में होती है, बॉडी ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है। तो दिस इज बेसिकली ऑप्शन बी। वेरी सिंपल, आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहा है बाइल सिक्रीशन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ। बाइल का काम क्या है? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाना। तो अगर बाइल का काम एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाना है तो जितना ज्यादा फैट होगा उतना ज्यादा बाइल आएगा, जितना ज्यादा बाइल आएगा उतनी ज्यादा फैट की डाइजेशन होगी। सिंपल, मतलब एमल्सिफिकेशन होगी। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। वेरी सिंपल, आगे चलते हैं। कह रहा है वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस विच इज पोर्ड इनटू ड्यूडेनम इन द ह्यूमन बीइंग इज। पैनक्रियाटिक जूस से रिलीज होने वाली सिक्रीशन कौन सी है? देखो, पैनक्रियाटिक जूस से रिलीज होता है ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिनोजिन। फिर इसको आप एक्टिव करते हो तो ट्रिप्सिन डायरेक्टली रिलीज नहीं होता, ट्रिप्सिनोजिन की फॉर्म में रिलीज होता है, काइमोट्रिप्सिनोजिन की फॉर्म में रिलीज होता है। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो बोथ ए एंड बी बनेगा, क्योंकि ए और बी दोनों आपके पास कहां से आ रहे होते हैं? पैनक्रियाटिक जूस से आ रहे होते हैं, और कहां जा रहे होते हैं? ड्यूडेनम के अंदर जा रहे होते हैं। दैट इज अ वेरी बेसिक वेरी सिंपल फिनोमेना। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे गॉल स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर आर प्रोड्यूस्ड बाय। अब ये जो गॉल स्टोन्स हैं, ये गॉल स्टोन्स क्यों बनते हैं? देखो, होता ये है कि गॉल स्टोन्स नॉर्मली जो है वो कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं। कोलेस्ट्रॉल रुकता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रेसिपिटेशन होती है, और कोलेस्ट्रॉल से नॉर्मली जो है वो गॉल स्टोन बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे बाइल एसिड कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बाइल लिखा होता तो हम सोच सकते थे, लेकिन यहाँ बाइल एसिड लिखा है, एसिड कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक नहीं हो सकता सही।
प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन, नहीं प्रोटीन से तो कुछ नहीं होता। प्रेसिपिटेशन ऑफ फैट, अब यहाँ पे फैट लिखा है, यहाँ कोलेस्ट्रॉल लिखा है, तो कोलेस्ट्रॉल ऑब्वियसली फैट की कैटेगरी में तो आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बनेगा ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं इंटेस्टिनल विलाय आर न्यूमरस एंड लार्जर इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन देन एंटीरियर पार्ट बिकॉज। अब इंटेस्टिनल विलाय आपको पोस्टीरियर पार्ट में, एंड पार्ट में ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू आगे वाले एंटीरियर पार्ट में। क्यों? बहुत सिंपल सी बात है कि विलाय का काम है एब्जॉर्प्शन करवाना, सरफेस एरिया बढ़ाएगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। दैट इज अ वेरी बेसिक फिनोमेना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको जो प्रोजेक्शंस मिल रहे हैं जिन्हें आप विलाय कहते हो, तो ये सरफेस एरिया बढ़ाने के काम आ रहे हैं। अब अगर ये सरफेस एरिया बढ़ाने के काम आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इनका मेन काम क्या, एब्जॉर्प्शन करवाना और एब्जॉर्ब फूड को नीचे लेके जाना। तो अगर इनका काम एब्जॉर्प्शन करवाना है, एब्जॉर्ब फूड को नीचे लेके जाना है, तो ऑब्वियसली पहले डाइजेस्टेड फूड हो चुका होगा, पहले फूड डाइजेस्ट हो चुका होगा। तो आखिरी वाले पार्ट में, पोस्टीरियर पार्ट में डाइजेस्टेड फूड ज्यादा होते हैं और ज्यादा एब्जॉर्प्शन करवानी होती है, इसलिए यहाँ पे सारा काम होता है। डाइजेशन फास्टर होती नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। डाइजेशन नॉर्मली ड्यूडेनम के अंदर मेनली चल रही है। ब्लड सप्लाई इज पुअर, ब्लड सप्लाई का नॉर्मली कोई ताल्लुक नहीं है, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा देयर इज मोर डाइजेस्टेड फूड इन द पोस्टीरियर पार्ट। तो आंसर इज ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगले सवाल में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ग्लूकोज फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द लिवर। तो अब हमें पता है, मान के चलो ये इंटेस्टीन है, इस इंटेस्टीन से ब्लड आपके पास आता है पहले लिवर के अंदर, और इस ब्लड के अंदर जो एब्जॉर्प्शन हुई हुई होती है वो कार्ब्स की एब्जॉर्प्शन होती है और प्रोटीन की मेनली एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये आता है लिवर के अंदर और जिस वेन से आता है उसको कहते हैं हेपाटिक पोर्टल वेन। तो अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ग्लूकोज फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द लिवर, कौन ग्लूकोज को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लिवर में लेकर आएगा। दिस इज द वेन जिसे आप हेपाटिक पोर्टल वेन कह रहे हो, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी बनता है, हेपाटिक पोर्टल वेन। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है ई कोलाई इन ह्यूमन इंटेस्टीन सिंथेसाइज। ई कोलाई ह्यूमन इंटेस्टीन में मेनली क्या सिंथेसाइज करता है, मेनली सिंथेसाइज करता है विटामिन के। विटामिन डी तो स्किन में फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, विटामिन डी की फॉर्मेशन स्किन में होती है। ए और सी हो नहीं सकता, तो विटामिन के वुड बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे। इस सवाल में आपसे कह रहे हैं द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूज करता है। देखो होता यह है कि ड्यूडेनम के अंदर मेनली डाइजेशन चल रही होती है। अब बच्चे अक्सर ये समझते हैं कि इलियम का मेन काम तो बुक्स में ये लिखा है कि एब्जॉर्प्शन करवाना है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि ड्यूडेनम के बाद आता है जजनम। अब ये जो जजनम है इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज की डाइजेशन हो रही है, इसी तरीके से बहुत सारी और चीज़ की डाइजेशन हो रही है। बट अगर ये डाइजेशन ड्यूडेनम में कंप्लीट नहीं हो पाती तो जो इंटेस्टिनल जूस होता है, यानी कि जो भी चीज़ें डाइजेशन के लिए आई होती हैं, डिफरेंट एंजाइम्स आए होते हैं, वो जब आगे जजनम में जाते हैं और फिर उससे आगे इलियम में जाते हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँचते हुए, जजनम और इलियम तक पहुँचते हुए डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ड्यूडेनम के अंदर आप डाइजेशन को कंप्लीट नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। तो यहाँ पे आंसर ये नहीं हो सकता। स्टमक तो बिल्कुल भी नहीं है, लार्ज इंटेस्टीन में तक तो डाइजेशन बिल्कुल कंप्लीट हो ही चुकी होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा वो इलियम बनेगा। क्यों इलियम बनेगा वो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट बुक्स इंक्लूडिंग पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इंक्लूडिंग डिफरेंट बुक्स ये कहती हैं कि भाई इलियम तक आते हुए फूड की डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी होती है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी इलियम। कह रहा है वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन। अब जो वाटर अनडाइजेस्टेड फूड में बचा है उसको कहाँ आप एब्जॉर्ब करोगे, तो हमें पता है एब्जॉर्प्शन इलियम के अंदर हो गई। अब इलियम से आगे हमारे पास लार्ज इंटेस्टीन आ रहा है। लार्ज इंटेस्टीन के अंदर ना मेनली वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, विटामिन की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो लार्ज इंटेस्टीन के अंदर बस वाटर जो है ना वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा होता है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो लार्ज इंटेस्टीन बनेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहा है मेन फंक्शन ऑफ लैक्टियल्स इन ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टीन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ। अभी हमने देखा लैक्टियल्स का काम है फैट्स की एब्जॉर्प्शन करना, यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की एब्जॉर्प्शन करना। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बनता है, ठीक है। आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहे हैं अपेंडिक्स इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइजेस फ्रॉम। अब अगर आप अपेंडिक्स को देखोगे ना तो ये इलियम है, इलियम जहाँ खत्म होती है यहाँ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप सीकम कहते हो, और सीकम की बिल्कुल टिप के ऊपर ये ब्लाइंड पाउच मिलता है जिसे आप क्या कहते हो,
अपेंडिक्स कहते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म इसलिए क्योंकि वर्म लाइक नजर आता है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर जो है वो सीकम बन जाता है। कहाँ से अराइज हो रहा है? सीकम से अराइज हो रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। सवाल में आपसे कह रहे हैं द पीएच ऑफ फ्रेशली सिक्रेटेड सलाइवा इज दिस एंड चेंजेस टू डैश आफ्टर लूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जब सलाइवा नॉर्मली फ्रेशली सिक्रीट होता है तो उसका जो पीएच होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 के पास होता है, और जैसे ही वो सिक्रीट होकर आगे आता है कार्बन डाइऑक्साइड लूज करता है, उसका पीएच 6 हो जाता है। तो 8 and 6 वुड बी द राइट आंसर। ठीक, इस सवाल में आपसे कह रहा है इफ प्रोटीन कंटेंट ऑफ द फूड इज हाई, अगर प्रोटीन जो आप फूड में ले रहे हो वो ज़्यादा है, वो किसकी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा? तो देखो बहुत सिंपल सी बात यह है कि जब भी फूड के अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होगा, प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होगा, प्रोटीन के कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से स्टमक में मौजूद कुछ सेल्स हैं जिन्हें आप जी सेल्स मेनली कह रहे होते हो, ये जी सेल्स गैस्ट्रिन की रिलीज़ बढ़ा देंगे, और जब गैस्ट्रिन की रिलीज़ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली गैस्ट्रिक जूसेस ज़्यादा रिलीज़ होंगे, और जब गैस्ट्रिक जूसेस ज़्यादा रिलीज़ होंगे तो ऑब्वियसली डाइजेशन बहुत अच्छे से होगी। तो यहाँ पे जो प्रेसाइज आंसर बनता है वो गैस्ट्रिन बनता है। अब एंटेरोकाइनेज और एप्सिन तो इंडिविजुअल प्रोटीन की डाइजेशन के लिए आगे आएंगे ना, बट मेनली पहले कौन आएगा? गैस्ट्रिन आएगा। तो गैस्ट्रिन के बगैर तो स्टार्ट ही नहीं हो सकती चीज़ें, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। आगे चलते हैं। कह रहे फाइंड द राइट रो ऑफ द आंसर अबाउट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अकॉर्डिंगली। अब आपसे कह रहा है भाई ऑक्जेंटिक सेल, फिर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, और फिर जाइमोजिन सेल्स क्या क्या रिलीज करते हैं। देखो नाम सब कुछ बता रहे हैं, म्यूकस सिक्रीटिंग तो म्यूकस रिलीज करेगा, ढूंढ लो म्यूकस कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है म्यूकस। ठीक है, अगर ये म्यूकस आ रहा है तो जाइमोजिन सेल नाम सब कुछ बता रहा है पेप्सिनोजन रिलीज करेगा, तो देख लो भाई पेप्सिनोजन आ गया। अच्छा, और ये जो ऑक्जेंटिक जिन्हें आप पैराइटल सेल्स भी कहते हो ये रिलीज करते हैं HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर, तो यहाँ पे आ गया HCl, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंपल। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या कह रहा है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस इन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ स्टार्ट होती है? स्टमक में तो होगी क्योंकि वहाँ पे पेप्सिन है, और साथ में ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन, ये सब जो आ रहा है ये कहाँ होगा? ड्यूडेनम के अंदर होगा, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी बनता है। ठीक है, एसोफेगस में नॉर्मली इस तरह की कोई डाइजेशन होती नहीं, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती। ठीक है, ये नहीं हो सकता, रेक्टम में नहीं होगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। कह रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन आर, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन क्या है? मतलब आखिर में आपको प्रोटीन में क्या देखने को मिलेगा? एंड प्रोडक्ट प्रोटीन डाइजेशन की अमाइनो एसिड है, तो प्रोटीन अल्टीमेटली टूट के अमाइनो एसिड में ही कन्वर्ट होता है। डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड में मेनली कन्वर्ट होगा, बट अल्टीमेटली आखिर में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है। आगे चलते हैं। इस सवाल में आपसे कह रहा है काइल। अच्छा, अब सवाल में क्या कह रहा है? काइल इज फॉर्म्ड इन। सबसे पहले तो ये समझना होगा काइल और काइम में क्या डिफरेंस है। देखो ये जो लफ्ज काइम है ना, काइम हम तब इस्तेमाल करते हैं जब जब स्टमक फूड को, स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस है उसको मिलाया जाता है, गैस्ट्रिक जूसेस को मिलाया जाता है फूड के साथ, तो सेमी सॉलिड सब्सटेंस बनता है जिसे आप काइम कहते हो। ये जो काइल का लफ्ज है ना, ये क्या है? ये बेसिकली आपके लिए एक नया लफ्ज है, क्योंकि बेसिकली लैक्टियल्स के अंदर जो काइलोमाइक्रॉन होते हैं, ठीक है, काइलोमाइक्रॉन क्या होते हैं? मान के चलो ये फैट का ड्रॉप है, इस फैट के ड्रॉप के ऊपर, इस फैट के ऊपर आप एक प्रोटीन की कवरिंग चढ़ाते हो और इसको लैक्टियल के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हो। दिस वाइटिश कलर सब्सटेंस इज कॉल्ड द काइल। तो फर्क है। अब ये कहाँ बनेगा? जहाँ लैक्टियल्स है, लैक्टियल्स कहाँ होते हैं? इलियम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी बनता है। अक्सर बच्चे काइल देख के स्टमक लगाएंगे, दैट इज द रॉन्ग आंसर। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे चलते हैं। कह रहा है सिक्रीशंस दैट डाइजेस्ट प्रोटीन ओनली। कौन सी ऐसी सिक्रीशन है जो सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी? तो जब हम बात करेंगे स्लाइवा की, स्लाइवा के अंदर स्लाइवरी अमाइलेज होता है, वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। पैनक्रियाटिक जूस की बात करूं तो पैनक्रियाटिक जूस में लाइपेज भी है, अमाइलेज भी है, तो ये भी नहीं हो सकता। बाइल में तो कोई ऐसा एंजाइम होता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। गैस्ट्रिक जूस वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में मेनली पेप्सिनोजन है और वो प्रोटीन की डाइजेशन करेगा। आगे चलते हैं। कह रहा है इट इज ग्रीन वाटरी फ्लूइड एंड कंटेन नो एंजाइम। अब यहाँ पे आपको दो चीजें देती, एक तो ग्रीन वाटरी फ्लूइड है, दूसरा कोई एंजाइम नहीं है। तो पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम होता है, ये गलत हो गया। इंटेस्टिनल जूस ऑब्वियसली नहीं, स्लाइवा भी नहीं हो सकता। बाइल वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि ग्रीन कलर का होता है, उसमें कोई एंजाइम नहीं होता, सिर्फ एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाता है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। इस सवाल में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ओबेसिटी। इनमें से कौन सी चीज ओबेसिटी से रिलेटेड नहीं है, मोटापे से रिलेटेड नहीं है? तो देखो ओबेसिटी जब भी होगी तो ऑब्वियसली देयर आर हाई चांसेस ऑफ डायबिटीज, देयर आर हाई चांसेस ऑफ हाइपरटेंशन,
देयर आर हाई चांसेस ऑफ स्टमक डिसऑर्डर, जैसे आप गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हो, जिसका आम जबान में कहते हैं खट्टी डकारें आ रही हैं, एसिडिटी हो रही है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हो सकती है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। बॉटलिज्म वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि ये फूड पॉइजनिंग मेनली उसमें देखने को मिलता है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहा है द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। देखो जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है ना, ये स्केलेटल मसल का बना होता है, ठीक है, स्केलेटल मसल का बना होता है। अब क्योंकि ये स्केलेटल है, तो एक बात तो तय है कि ये जो है वो आपके पास इनवॉलंटरी तो नहीं हो सकता, इनवॉलंटरी तो नहीं हो सकता। अब ये स्ट्राइटेड है या अनस्ट्राइटेड है, तो हम पढ़ते हैं स्केलेटल मसल्स आर स्ट्राइटेड, स्ट्राइप्ड और वॉलंटरी, तो स्ट्राइप्ड और वॉलंटरी वुड बी द राइट आंसर। अनस्ट्राइप्ड एंड वॉलंटरी नहीं हो सकता, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू लार्ज इंटेस्टीन, इनमें से कौन सा लार्ज इंटेस्टीन से रिलेटेड नहीं है। अब लार्ज इंटेस्टीन की जब बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, देखो जो फूड की एब्जॉर्प्शन है ना, वो मेनली इलियम के अंदर देखने को मिलती है मेनली, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, यही आंसर बन सकता है। बट आगे देखते हैं सिंथेसिस ऑफ विटामिन, ये लार्ज इंटेस्टीन में होता है। ई कोलाई विटामिन के की सिंथेसिस करता है, तो ये तो नहीं हो सकता। गॉबलेट सेल आपको देखने को मिलते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से स्टोरेज, रैक्टम लार्ज इंटेस्टीन का पार्ट है, तो रैक्टम किसी हद तक स्टोरेज तो कर रहा है फीसेस की, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर इज ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है फ्रॉम फैरिंग्स फूड इज सेफली डाइवर्टेड टूवर्ड, फैरिंग्स से आप फूड को कहाँ डाइवर्ट करते हो, तो ऑब्वियसली फैरिंग्स से आप फूड को ट्रिकिया में तो नहीं लेके जाओगे, ट्रिकिया के पीछे क्या है, ट्रिकिया के ऊपर लैरिंग्स है, लैरिंग्स में भी नहीं लेके जाना चाहते तो आप पीछे लेके जाओगे, जिसे आप क्या कहते हो, ईसोफेगस कहते हो, तो आंसर इज ईसोफेगस, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं भाई। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किसकी एब्सेंस में नहीं होगा, तो बाइल पिगमेंट का काम बिल्कुल भी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में नहीं है, बल्कि बाइल सॉल्ट का काम है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बाइल सॉल्ट बनेगा, ठीक है। बाइल तो है बट बाइल पिगमेंट है या बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट वुड बी द राइट आंसर। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है फंक्शन ऑफ बकल कैविटी दैट इज एडेड बाय सेंस ऑफ साइट स्मेल एंड टेस्ट, कौन सी ऐसा फंक्शन है ओरल कैविटी का जो कि एडेड है, हेल्प किया जाता है किसके थ्रू, साइट स्मेल और टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक खाना आपको दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कभी भी उस खाने को सिलेक्ट नहीं करोगे। इसी तरीके से अगर वो स्मेल अच्छा नहीं कर रहा कभी भी सिलेक्ट नहीं करोगे, अगर वो टेस्ट अच्छा नहीं कर रहा कभी भी स्मेल नहीं करोगे। असल सिलेक्शन ऑफ फूड इज बेसिकली बाय साइट स्मेल एंड टेस्ट, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ स्टमक इन ह्यूमंस एक्सेप्ट, तमाम ह्यूमंस के स्टमक का फंक्शन है सिवाय, ह्यूमन टेम्परेली फूड स्टोर कर सकते हैं स्टमक के अंदर, यस होता है, मान सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यस होता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यस प्रोटीन पेप्सिन मौजूद है तो प्रोटीन की डाइजेशन भी होगी। फर्मेंटेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फर्मेंटेशन यहाँ नहीं होती, तो दिस वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि आपसे गलत पूछा था, एक्सेप्ट पूछा था, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है एक इन्फेंट जो कि इंटायरली फीड कर रहा है माँ के दूध के ऊपर, मदर्स मिल्क के ऊपर, उसका स्टूल यानी कि उसका जो फीसेस है वो येलो कलर का है, क्यों? देखो इसको बहुत सिंपल सी रीज़न है कि चाहे स्टूल हो चाहे यूरिन हो, इन दोनों का जो कलर है वो बाइल पिगमेंट की वजह से होता है। बाइल पिगमेंट जो है वो आगे जाके कन्वर्ट होता है स्टेरेकोबिलिन और यूरोबिलिनोजिन के अंदर, जो बेसिकली इन दोनों को कलर देता है। तो हमारे पास ये जो बाइल पिगमेंट, ये जो भी कलर आ रहा है वो बाइल पिगमेंट की वजह से आ रहा है, जो कि बाइल जूस से रिलीज हो रहा है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बनता है, बाकी ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे स्ट्रिक्टली आंसर ऑप्शन डी बनेगा। आगे चलते हैं। कह रहे फैट्स आर रिचली फाउंड इन, फैट्स आपको ज्यादा कहाँ मिलेंगे? देखो लिम्फ ग्लैंड की जहाँ तक बात है, लिवर सेल की बात है, एल्व्यूलर टिश्यूज की बात है, नॉर्मली इनका कोई ताल्लुक फैट से डायरेक्टली नहीं। एडिपोज टिश्यू वो टिश्यू है जिसके अंदर आप फैट को स्टोर करते हो बॉडी के अंदर, और वो आपको सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में मिलता है, या आपको विसरल एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में मिल सकता है, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स के अराउंड मिल सकता है, जिसे आप विसरल एडिपोज टिश्यू कहते हो। तो यहाँ पे जो सही आंसर बनेगा वो एडिपोज टिश्यू बनेगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है फंक्शन ऑफ द टंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, जबान का तमाम फंक्शन हो सकता है सिवाय, जबान का फंक्शन क्या है? जबान के ऊपर टेस्ट बड्स हैं, तो इसका मतलब है जबान के ऊपर अगर टेस्ट बड्स हैं तो जबान के ऊपर सिलेक्शन ऑफ फूड भी होगा, जबान मिक्स भी करेगी, जाहिर सी बात है आप जबान चलाते हो तो फूड मिक्स होता है। जबान स्वॉलो यानी कि निगलने में भी काम करती है, बिल्कुल ऐसे ही होता है।
ल्यूब्रिकेट भी करती है, जो स्लाइवा आया उस स्लाइवा को फूड के साथ मिक्स करना, ये तीनों काम हो सकते हैं। हाइड्रोलिसिस डायरेक्टली आपका टंग का काम नहीं है, तो दिस वुड बी द राइट आंसर। हाइड्रोलिसिस मतलब तोड़ के छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करना, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ टंग डायरेक्टली। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहा है इट इज ट्रू अबाउट हंगर पैंग्स। अब ये हंगर पैंग्स क्या होते हैं? देखो, हंगर पैंग्स की जब मैं बात करता हूँ तो ये वो कॉन्ट्रैक्शंस है जब आप बहुत देर तक भूखे रहते हो, तो एक सब्सटेंस होता है जिसे आप ग्रेलिन कहते हो, ये ग्रेलिन रिलीज होता है और आपको पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। वो जो गुड़गुड़ की आवाज़ है वो क्या है? हंगर पैंग्स है। ये असल में है क्या? ये हाई ब्लड ग्लूकोज की वजह से रिलीज होते नहीं, आपने तो खाना नहीं खाया, ब्लड ग्लूकोज लो होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। वेव फॉर मैकेनिकल डाइजेशन, ऐसा भी नहीं होता। स्टार्ट आफ्टर ईटिंग अ लो कैलोरी डाइट, नो, दे आर बेसिकली द पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी बनेगा, दे आर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, पेरिस्टालिसिस की वजह से ये आ रही होती है। आंसर इज ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। कह रहे सॉफ्ट पैलेट प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन। सॉफ्ट पैलेट फूड को कहाँ एंटर होने से बचाता है? तो सॉफ्ट पैलेट आपको यहाँ मिलेगा। अब सॉफ्ट पैलेट जब ऊपर जाके क्लोज होता है ना, तो फूड नेजल कैविटी से बाहर नहीं आ सकता। तो नेजल कैविटी से फूड को बाहर आने से कौन रोकता है? सॉफ्ट पैलेट रोकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो नेजल कैविटी बनेगा। ट्रेकिया में जाने से कौन रुकेगा? ग्लॉटिस सब एपीग्लॉटिस, ठीक है, ग्लॉटिस और उसके ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप एपीग्लॉटिस कहते हो। तो अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं और ये पास्ट पेपर में पूछा गया डायरेक्टली सवाल भी है। इट इज द डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर एज वेल। तो पास्ट पेपर में डायरेक्टली इस तरह का सवाल भी आया हुआ है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है फॉलोइंग पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर इन्वॉल्व इन बोथ मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन। इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट ऐसा है जो मैकेनिकल डाइजेशन भी करेगा साथ साथ केमिकल डाइजेशन भी करेगा, यानी कि केमिकली भी फूड को तोड़ेगा? तो मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब है कोई मैकेनिकल फोर्स लग रही है, केमिकल डाइजेशन का मतलब है केमिकल सब्सटेंस आ रहा है। तो एक बात तो तय है कि बकल कैविटी, जिसे आप ओरल कैविटी कह रहे हो, उसके अंदर टीथ है, टीथ मैकेनिकल डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे, केमिकल डाइजेशन भी सलाइवा के जरिए हो रही है। और यही काम स्टमक में भी होता है, क्योंकि स्टमक क्या करता है? चर्निंग ऑफ फूड करता है, फूड को मैकेनिकल डाइजेशन से मिक्स कर, फिर केमिकल डाइजेशन तो हो रही है। तो यहाँ पे आंसर बकल कैविटी एंड स्टमक बनता है। आगे चलेंगे। अगले सवाल में आपसे कह रहा है हार्ट बर्न, जिसे आप कहते हो सीना जलना, ये क्यों होता है? ड्यू टू इनकॉम्पिटेंस ऑफ। बेसिकली होता है ये कि जो स्टमक का एसिड है वो आम जबान के अंदर अगर हम समझें तो वो एसिडिक जो कुछ भी है वो आपके ईसोफेगस की तरफ आता है, जिसे आप हार्ट बर्न कहते हो। जाहिर सी बात है, ये ईसोफेगस है, ये आपका स्टमक है, ठीक है। अब यहां पे ये क्या होता है? दिस इज कार्डियक स्फिंक्टर। अब अगर ये कार्डियक स्फिंक्टर सही से बंद नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फूड पीछे की तरफ से ऊपर आएगा और हार्ट बर्न की सिचुएशन होगी। तो दिस इज ड्यू टू कार्डियक स्फिंक्टर। आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए कार्डियक स्फिंक्टर बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है ऑर्गन वेयर मैक्सिमम टाइप ऑफ एंजाइम एक्ट फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। भाई माउथ के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक ही एंजाइम है, अमाइलेज मेनली वो काम कर रहा है। स्टमक में भी एक एंजाइम है, पेप्सिन मेनली वो काम कर रहा है। लेकिन इंटेस्टीन के अंदर, खासतौर पे स्मॉल इंटेस्टीन में, ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, अमाइनो पेप्टाइडेज है, लाइपेज है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये जो बहुत सारे एंजाइम है ये आपको कहाँ मिलेंगे? स्मॉल इंटेस्टीन में। तो आंसर स्मॉल इंटेस्टीन बनता है। आगे चलते हैं। कह रहा है चीफ सेल, जिन्हें आप जाइमोजन सेल भी कहते हो। ये जाइमोजन सेल, अब नाम सब कुछ बता रहा है। जाइमोजन सेल क्या रिलीज करेगा? पेप्सिनोजन रिलीज करेगा। ओके, आगे चलते हैं। HCl कौन रिलीज करता है? ऑक्जेंटिक सेल रिलीज करता है, ऑक्जेंटिक सेल। गैस्ट्रिन कौन रिलीज करेगा? जी सेल्स। म्यूकस सेल कौन, म्यूकस कौन रिलीज करेगा? म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स या गॉबलेट सेल्स, जिसे आप कह सकते हो। आगे चलते हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो गया? पेप्सिनोजन हो गया। आगे चलेंगे। कह रहा है टंग इज इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। टंग तमाम चीजों में इन्वॉल्व है सिवाय। अब टंग सिलेक्शन ऑफ फूड तो करेगी, क्योंकि सिलेक्शन आप देख के करते हो, खाने की सूंघ के करते हो, टेस्ट करके करते हो, तो सिलेक्शन तो होगी। मिक्सिंग भी करेगा, स्वॉलोइंग में भी हेल्प करेगा। क्या मैस्टिकेशन टंग का काम है? मैस्टिकेशन मतलब च्यू करना, ये तो दांतों का काम है। तो इसका मतलब है दिस वुड बी द राइट आंसर। आपसे पूछा था एक्सेप्ट, तो मैस्टिकेशन वुड बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे। कह रहा है फूड पॉइजनिंग कैन इंड्यूस। फूड पॉइजनिंग से क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होगी। नहीं, फूड पॉइजनिंग से तो डायरिया होता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, डायरिया मतलब नॉर्मली जितने टाइम में फूड को, जो फीसेस हैं उनको गुजर के इंटेस्टीन से आगे जाना चाहिए, बहुत तेजी से जा रहे हैं, दिस इज डायरिया। तो यहाँ पे उल्टा होता है, फूड पॉइजनिंग में डायरिया होता है। हंगर पैंग्स तो जब भूखे होते हैं तब होती है। अब एंटी पेरिस्टालिसिस होगा या पेरिस्टालिसिस? अब खुद सोचो, अगर आप
पेरिस्टालिसिस करवाओगे तो फूड तो आगे जाएगा। नेचुरली ये नहीं होता। फूड पॉइजनिंग में हमेशा वोमिटिंग होती है। वोमिटिंग क्यों होती है? क्योंकि बजाय फूड नीचे जाने के ऊपर आ रहा होता है। दिस इज कॉल्ड एंटी पेरिस्टालिसिस। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहे इट इज नॉट ट्रू फॉर बाइल। बाइल के बारे में क्या चीज ठीक नहीं है? बाइल के बारे में एक बात तो ठीक पता है हमें, बाइल बनाता है लिवर और ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। होता कैसे? ये ग्रीन कलर का वाटरी फ्लूइड होता है। तो ये और ये तीनों बातें तो पूरी हो गई। क्या ये केमिकल डाइजेशन करवाता है? नो, इसमें कोई एंजाइम ही नहीं होता। दिस वुड बी द राइट आंसर। नॉट ट्रू पूछा था तो आंसर ऑप्शन डी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहा है बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस विटामिन के इन आवर इंटेस्टाइन आर प्रेजेंट इन। विटामिन के बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी सीकम है, कॉलन है, रेक्टम है। कहाँ है? रेक्टम में नहीं होगा। सीकम में मेनली नहीं देखने को मिलता। आंसर इज कोलॉन। कोलॉन के अंदर मेनली देखने को मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा कोलॉन। ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे। कह रहा है इट प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन सिलेक्शन ऑफ फूड। सिलेक्शन ऑफ फूड में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? अभी हमने देखा टंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। कह रहे स्लाइवा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ। स्लाइवा के अंदर क्या होता है? स्लाइवरी अमाइलेज होता है। और ये जो अमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करेगा। तो आंसर ऑप्शन ए बनता है। ठीक है, लिपिड मेनली नहीं है, प्रोटीन मेनली नहीं है। आंसर इज ऑप्शन ए। आगे चलेंगे। कह रहे बोलस इज पुश्ड टू द बैक ऑफ द माउथ बाय द एक्शन ऑफ मसल्स ऑफ। अब बोलस यानी कि फूड जो आपने उसका बोलस बनाया है, एक गोला बनाया, वो कैसे बनाए? फूड को च्यू किया, उसको स्लाइवा के साथ मिक्स किया, अब आप उसे पीछे लेके जा रहे हो। तो इसके अंदर टंग ऊपर की तरफ होती है तो बोलस पीछे की तरफ जाता है। और साथ साथ में जो आपके फेरेंक्स के कंस्ट्रिक्टर मसल्स होते हैं, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडिल कंस्ट्रिक्टर, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर, ये 3 मसल्स होते हैं जो बेसिकली कंस्ट्रिक्ट करते हैं। तो बोलस नीचे की तरफ जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? टंग और फेरेंक्स। सिंपल। टंग एंड फेरेंक्स वुड बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे। कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टोन। पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन में तोड़ना एसिडिक एनवायरनमेंट में। अभी जो एसिडिक का वर्ड निकला है ना, तो एक बात तो हमें तय हो गई कि एसिडिक एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो स्टमक मेनली आएगा, क्योंकि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टमक मेनली एसिडिक है। तो स्टमक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन में कौन कराएगा? ऑब्वियसली पेप्सिन करवाएगा। तो यहाँ पे आप बिना सोचे आंसर क्या लगाओगे? पेप्सिन लगाओगे, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट का लफ्ज दे दिया है। आपके लिए बहुत आसान हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट अकर इन। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, ज्यादातर जो पानी की एब्जॉर्प्शन होती है ये न्यूट्रिएंट, जैसे आपके पास विटामिन के हो गए या इस तरह की जो चीजें होती है, वो एब्जॉर्प्शन का होगी। यहाँ पे फूड नहीं पूछा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट पूछा है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे आंसर लार्ज इंटेस्टाइन बनेगा। ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उसमें कह रहा है इट इज इन्वॉल्व इन द टेम्पररी स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। तो हमने पढ़ा लिवर में बाइल बनता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और वहीं से रिलीज भी होता है। तो गॉल ब्लैडर में असल में होता क्या है? बाइल को कंसंट्रेट किया जाता है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? गॉल ब्लैडर। सिंपल। तो टेम्पररी स्टोरेज कहां होगी? गॉल ब्लैडर पे। अगर पूछ लिया जाए बनेगा कहां पे, तो आंसर लिवर होगा। ठीक है, वेरी सिंपल। रिलीज कहां पे होगा? ड्यूडेनम में रिलीज होगा। तो ये तीनों चीजें हमें समझ में आ गई। आगे चलते हैं। कह रहे गॉल स्टोन्स आर फॉर्म ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ, अभी हमने देखा मेनली कोलेस्ट्रॉल। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। वेरी सिंपल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस सवाल में आपसे कह रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ इरिप्सिन। अच्छा, ये जो इरिप्सिन की टर्म है ना, ये एंजाइम के लिए इस्तेमाल की जाती है। आजकल ये ऑब्सोलीट हो चुकी है। और ये जो टर्म है इसके अंदर कई तरह के आपके पास एंजाइम आ जाते हैं। प्राइमरीली पेप्टाइडेजेस आते हैं। कौन से पेप्टाइडेज? डायपेप्टाइडेज, अमाइनो पेप्टाइडेज, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है? अगर मैं डायपेप्टाइडेज की बात करूं तो नॉर्मली डायपेप्टाइड के ऊपर काम करेगा। दिस इज डायपेप्टाइड, 2 अमाइनो एसिड से बना है। अब जब ये टूटेगा तो ऑब्वियसली एक अमाइनो एसिड यहाँ रिलीज होगा, एक अमाइनो एसिड यहाँ रिलीज होगा। तो इसकी एंड प्रोडक्ट क्या होगी? ऑब्वियसली अमाइनो एसिड। आंसर इज ऑप्शन डी। सवाल में कह रहा है डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है और कहाँ कंप्लीट होती है। ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे होगी? ऑब्वियसली माउथ या बकल कैविटी के अंदर। तो बकल कैविटी अब कंप्लीट कहाँ होगी? इन्होंने बहुत सिंपल सी बात की है। या ओरल कैविटी, देखो ओरल कैविटी भी नजर आ रहा है। ओरल कैविटी, बकल कैविटी इज द सेम थिंग। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगी? नहीं, ये नहीं हो सकता। स्टमक में कंप्लीट होगी? नो, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरी सिंपल। आंसर क्या हो गया भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है
आगे चलते हैं और इस सवाल में आपसे कह रहा है विच सलाइवरी ग्लैंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कौन सा ऐसा सलाइवरी ग्लैंड है जो अमाइलेज रिलीज मेनली नहीं कर रहा होता। तो अब यहाँ पे ना ये थोड़ा सा आगे के लेवल का क्वेश्चन है, बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ याद रख सकते हो वो ये है कि सब लिंगुअल ग्लैंड जो होता है ये मेनली म्यूकस सिक्रीट करता है, इसके अंदर से मेनली म्यूकस आ रहा होता है। तो आप किसी हद तक ये कह सकते हो कि सब लिंगुअल ग्लैंड कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के केमिकल प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बन जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ स्लाइवा। स्लाइवा की कॉम्पोजिशन क्या है। स्लाइवा की कॉम्पोजिशन की जब हम बात करते हैं तो स्लाइवा की कॉम्पोजिशन में पानी तो होगा, वाटर लाजमी होगा, वाटर के साथ क्या होगा, म्यूकस होगा, लाजमी तौर पे म्यूकस भी होगा, साथ साथ अमाइलेज भी होगा। ये तीन चीजें तो होंगी। तो आप देख लो, वाटर, म्यूकस, अमाइलोप्सिन तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज को कहते हैं, तो ये तो यहाँ पे नहीं हो सकता। प्रोटीएज भी नहीं होगा, लाइपेज भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर अमाइलेज और सोडियम बाइकार्बोनेट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, वेरी सिंपल, आसान सवाल है, आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, कह रहे हैं ड्यूरिंग सॉलोइंग ऑफ फूड विच स्ट्रक्चर क्लोजेस द नेजल ओपनिंग। मैंने आपको बताया ये आपकी ओरल कैविटी है, तो यहाँ पे जो आपका सॉफ्ट पैलेट है ये ऊपर नेजल कैविटी को बंद करता है ताकि फूड ऊपर ना जा पाए। ये पास पेपर का क्वेश्चन है डायरेक्टली। एपिग्लॉटिस तो नीचे आपके लैरिंग्स और ट्रेकिया के रीजन में फूड को जाने से बचाएगा, तो सॉफ्ट पैलेट वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टमक इज ऑल्सो नेम्ड एज। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है स्टमक की उसको क्या कहते हैं। सबसे बाहर होती है सीरोजा, देन मस्क्यूलरिस, देन सब म्यूकोजा, देन म्यूकोजा। इनर मोस्ट क्या होगा, म्यूकोजा हो गई। आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन ए। यहाँ पे आके हमने तमाम डाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, एंड तमाम क्वेश्चंस जो डाइजेशन से रिलेटेड पूछे जा सकते थे उन तमाम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया। आई होप सो कि यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।